नेपाल इन दिनों जेनजी के आंदोलन से हिल चुका है। सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुआ ये आंदोलन अब हिंसक रूप ले चुका है। इसी आंदोलन के दौरान 9 सितंबर 2025 को एक दर्दनाक घटना हुई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनल की पत्नी राजलक्ष्मी पेंटर की मौत इस हिंसा का शिकार बनकर हुई। आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। दरअसल काठमांडू में जब आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच टकराव चल रहा था, तभी कुछ उपद्रवी समूह सीधे पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनल के घर तक पहुंच गए। दल्लू स्थित उनके आवास पर भीड़ ने हमला बोल दिया। घर में तोड़फोड़ की गई, खिड़कियां और दरवाजे तोड़े गए। माहौल पूरी तरीके से हिंसक हो गया और इसी दौरान पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी राजलक्ष्मी पेंटर घर पर मौजूद थी। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें बुरी तरीके से पीटा और उन्हें गंभीर चोटें पहुंचाई। इतना ही नहीं, उन्हें कमरे में बंद कर दिया गया और फिर घर को आग के हवाले कर दिया गया। इस घटना में राजलक्ष्मी गंभीर रूप से घायल हो गई और बाद में उनकी जान नहीं बच सकी। परिवार और पड़ोसियों की मदद से राजलक्ष्मी पेंटर को आग से बाहर निकाला गया और तुरंत कीर्तिपुर बर्न अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनके शरीर पर गहरी चोटें और जलन की वजह से हालत बेहद नाजुक हो गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें पहले नेपाली सेना अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। कई घंटे इलाज चला, लेकिन उन्होंने आखिरकार दम तोड़ दिया। उनकी मौत की खबर सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में और पूरे नेपाल में शोक की लहर दौड़ गई। सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि जब उनके घर पर हमला हुआ तब पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनल कहाँ थे। जानकारी के मुताबिक नेपाल सेना ने उन्हें पहले ही सुरक्षित निकाल लिया था, यानी खनल तो बच गए, लेकिन उनकी पत्नी प्रदर्शनकारियों के कब्जे में आ गई और इस दर्दनाक घटना का शिकार हो गई। पार्टी नेता नरेश शाही ने पुष्टि की कि खनल अपने बेटे निर्भीक खनल के साथ घर पर थे, लेकिन सेना की त्वरित कार्रवाई में उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। दुर्भाग्य से राजलक्ष्मी पेंटर को नहीं बचाया जा सका। राजलक्ष्मी पेंटर की मौत ने पूरे नेपाल को हिला कर रख दिया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस घटना की निंदा की है। उनका कहना है कि विरोध करना लोकतंत्र का अधिकार है, लेकिन निर्दोष परिवार के सदस्यों पर हमला करना, उन्हें मौत के घाट उतार देना किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। नेताओं ने ये भी कहा कि युवाओं की मांगे जायज हो सकती हैं, लेकिन इस तरह की हिंसा से लोकतंत्र और समाज दोनों कमजोर होते हैं। प्रदर्शनकारियों की ये करतूत अब सवाल खड़े कर रही है कि आंदोलन का मकसद सरकार से जवाब मांगना है या हिंसा फैलाना। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि नेपाल में ये विरोध केवल सोशल मीडिया बैन तक सीमित नहीं रहा। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सरकार की नीतियों से नाराज युवा अब खुले तौर पर सड़कों पर उतर आए हैं। कई जगहों पर कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन भीड़ काबू से बाहर हो गई है। पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए हालात संभालना मुश्किल हो गया है। राजधानी काठमांडू में आगजनी, पथराव और सरकारी इमारतों पर हमले की खबरें लगातार आ रही हैं। ये सब नेपाल के गंभीर राजनीतिक संकट की ओर धकेल रहा है। राजलक्ष्मी पेंटर की मौत इस बात का सबूत है कि आंदोलन अब बेहद खतरनाक मोड़ पर आ चुका है। अब सवाल ये है कि इस तरह की हिंसा से युवा अपने लक्ष्य तक क्या पहुंच पाएंगे? क्या निर्दोषों पर हमला करके कोई भी आंदोलन न्यायपूर्ण कहलाया जा सकता है? नेपाल इस समय दोराहे पर खड़ा है। एक ओर भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता के खिलाफ उठती आवाजें हैं, तो दूसरी ओर हिंसा और अराजकता से फैली दहशत। आखिरकार ये समय सरकार और युवाओं दोनों के लिए गंभीर सोच का है। लोकतंत्र को बचाने के लिए संवाद जरूरी है, ना कि हिंसा। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक नेपाल में शांति लौटना मुश्किल नजर आता है। राजलक्ष्मी पेंटर की मौत ने इस आंदोलन को एक नया मोड़ दे दिया है। अब देखना ये होगा कि नेपाल की राजनीति इस बड़े संकट से कैसे बाहर निकलती है और क्या देश फिर से शांति और स्थिरता की राह पकड़ पाएगा। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।